बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज कल पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिकेट का बहुत ज़्यादा चर्चा देखा जा रहा है। 17 साल के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुँची हुई है, जहाँ पर बाकायदा जो है 20 सितंबर से जो है T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा। नेशनल स्टेडियम कराची मेज़बानी करेगा 4 मैचेस की, और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो लाहौर जो है 3 मैचेस की जो है मेज़बानी करता हुआ दिखाई देगा। इंग्लैंड 17 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है और यकीनन जिस तरह उनके कप्तान जॉर्ज बटलर ने जिस तरह बयान दिया है, ख़ासकर कि हम जो बेस है हमारी क्रिकेट की 17 साल के बाद आने की जो वजह बनी है वो है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लीग है सुपर लीग पाकिस्तान की PSL, जिसने तमाम खिलाड़ियों को यकजा किया। और एक वक्त अब ऐसा आ गया है कि जो गैर मुल्की बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान का अब दौरा करती नज़र आ रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ मौजूद हैं गुलाम यासीन साहब जो चेयरमैन सिंध कबड्डी एसोसिएशन के हैं। इनसे भी आज कबड्डी के हवाले से बात करेंगे। बड़े पसे पर्दा में कबड्डी का खेल चला गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में इसको उठाने की। इसी हवाले से हमने आज मदऊ किया हुआ है गुलाम यासीन साहब को। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो उनसे भी आज इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। पहले रियाज साहब की बात आते हैं। रियाज साहब, गो के पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए ऐलान हो गया है। पाकिस्तान का 2 नए प्लेयर्स को इंग्लैंड सीरीज़ के लिए जो है हमने स्क्वाड में रखा है, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक का म्यार है समझते हैं कि जो चीफ सेलेक्टर हैं वो सही करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो नेशनल T20 इस वक्त जारी है, वर्ल्ड कप T20 का हमने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है 15 रुकनी। तो जहां पर हमें तरजीह देनी चाहिए थी खासकर नेशनल T20 के प्लेयर्स को जिसने परफॉर्म किया, लेकिन हम उसे करते हुए दिखाई नहीं दिए। हमने 2 नए लड़के ज़रूर शामिल किए। गो के आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से काम निकाल कर आए हैं सामने, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो स्पिनर इब्रार अहमद को इन्होंने शामिल किया है। लेकिन अगर हम देखें तो इस टीम के अंदर जो है उस्मान कादी जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा है, क्या समझते हैं कि ऐसे में स्पिनर से जो है इब्रार अहमद को चांस मिलता दिखाई देगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी का और जितने भी हमारे बेंच ऑफिशियल्स हैं, जब भी हमारी टीमें अनाउंस होती हैं हमेशा उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी बेशी रह जाती है। और जो आपने बात की नेशनल चैम्पियनशिप के हवाले से, जो भी लेटेस्ट इवेंट होता है, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो हमेशा मतलब उस बुनियाद पे और उस जो मेरिट बनती है, करंट स्टेटस जो होता है, जो करंट परफॉर्मेंस होती है, उसकी बुनियाद पे कभी भी आपको प्लेयर्स जो हैं टीम में सेलेक्ट होते हुए नज़र नहीं आएंगे। हमेशा एक मतलब कि दोस्ती यारी जो है वो निभाई जाती है, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल इस पर मोहर तस्दीक सख्त हो गई है कि वो प्लेयर्स जिनको आपने मतलब हालिया एशिया कप में भी देखा और इससे पहले भी मुख्तलिफ सीरीज़ में देखा, उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार की जो ज़रूरत होती है खिलाड़ियों की, ख़ासतौर से हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, लेकिन उसके बावजूद उन खिलाड़ियों को लिया। इसी तरह जो आपने उस्मान कादिर का बात की और जो एक नए बॉलर की इब्रार अहमद की बात की, तो हमारे यहाँ कभी भी मतलब इन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, न्यूजीलैंड देखें या दूसरी मतलब टीमें देखें, तो वो हमेशा करते ये हैं कि जो उनकी मतलब लेटेस्ट जो खिलाड़ी मतलब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं उसकी बुनियाद पे वो उनको फौरी तौर पर मौका देते हैं, और उससे होता ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और उनकी जो पोजीशन मतलब ये परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो परफॉर्मेंस फिर कंटिन्यू रहती है, उनमें एतमाद पैदा होता है, आगे और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप शाहनवाज धानी की मिसाल देखें कि 2 साल पहले उसने PSL में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन आप ये देखें कि उसको टीम में उस वक्त मौका नहीं दिया और 2 साल के बाद उसको मौका दिया। फिर एशिया कप के जो अभी खेला है हमने, लास्ट मैच जो खेला था उसमें उनको मौका देना चाहिए था, फिट हो गए थे, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया। तो हमारे यहाँ हमेशा से ये सिलसिला जो है चलता रहा है। रह गई बात देखें इंग्लैंड की टीम तो एक सीजन टीम है, एक बहुत अच्छी टीम है। आप देखें जॉर्ज बटलर हैं, गो के वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह फिट हैं, लेकिन आप ये देखेंगे अगर वो फिट नहीं होंगे तो वो टीम में खेलेंगे भी नहीं, और ये पहले से ऐलान हो गया है कि मोइन जो है उनकी जगह रिप्लेस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं पहले से,
माइंड मेकअप किया हुआ है और एक मार्जिन ऑफ प्रोविजन लेके वो लोग चलते हैं और सारी चीज़ें क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर की तरह सामने रखते हैं और उस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब जैसे आपने अभी पहले बात की थी जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि सरफराज जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस रही, 176 रन बनाए 56 के उसने स्ट्राइक रेट से, फिर ये कि उसने 5 विकेटें भी ली। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया की कोई और सिलेक्शन कमेटी होती तो वो बिल्कुल पसंद और नापसंद से हट के वो क्राइटेरिया पे जाती, वो उसकी परफॉर्मेंस पे जाती, वो उसकी मेरिट पे जाती और उसको सिलेक्ट करती। फिर आप ये देखें कि जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है तो उसमें आपको तजुर्बेकार खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। उसमें ज़रूरत ऐसी होती है कि जो ऐसे खिलाड़ियों को आप शामिल करें जो मेंटल टफनेस लेवल, मतलब ये कि का मुजाहरा कर सकें और उनका मतलब ये कि जो आईक्यू लेवल है वो वर्ल्ड कप के मेयार के मुताबिक हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी हमारी ये टीमें ख़ास तौर से इतने बड़े इवेंट्स के लिए सिलेक्ट होती हैं तो उसमें कोई ना कोई नुक्स रह जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिस पे सब बातें करते हैं। और अब ये जो टीम अनाउंस हुई है इसके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है बिल्कुल अल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस लेकिन जिस दिखाए। तरह की इन्होंने टीम सिलेक्ट की है बिल्कुल जो है काफ़ी मज़ाहमत और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। गुलाम यासीन साहब है, आप कबड्डी सिंध के जो है चेयरपर्सन की हैसियत से काम करते हैं। पाकिस्तान और कराची के अंदर और ख़ासकर सिंध के अंदर कबड्डी का जो खेल है हम देखते हैं कि बहुत कम खेला जाता है। क्या वजूहात हैं कि ये कम क्यों खेला जाता है और स्कूल लेवल पर आप लोग कितना काम करते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। कबड्डी हमारा तारीख़ी गेम है और ये आबो अजदाद से और इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक खेला जाता है। हाल ही में अभी हमने अपने कबड्डी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बहुत हमने डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया था, लेकिन ये नागानी आफत सलाबदगान की वजह से वो ग्राउंड हमारे गीले हो गए हैं और वो जो परफॉर्मेंस हम देना चाह रहे थे वो हम दे नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये हम कर रहे हैं कि हम कराची में हम 2-4 प्रोग्राम हम कर लें। इसी सिलसिले में माई कराची अभी एक प्रोग्राम हो रहा है जो डायरेक्टर जनरल रेंजर्स के और सिंध गवर्नमेंट और KMC के ताउन से हो रहा है, जिसमें हमारी 6 अजला कराची की जो टीमें हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस सिलसिले में 18 तारीख को हमारी एक नुमाइशी मैच है जो, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है नहीं, रेलवे ग्राउंड कायदाबाद लांडी पे है, जिसमें हम उसको एक नुमाइशी गेम खेलेंगे। इसी तरह और हमारे जो ग्राउंड हैं उन ग्राउंड में हम इनको खेलना चाह रहे हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को फिट रखें। साथ साथ जो हमारे साथ जो ड्रॉबैक है, जो हम लोग समझते हैं कि शॉर्टकट जिसको लोगों ने बनाया है एजुकेशन के माहौल में, कि उन्होंने छोटे छोटे जो बेंगलोर्स हैं उन बेंगलोर्स में अपने कॉलेज और स्कूल को उन्होंने बना के उसमें कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट के पास उन्होंने, गवर्नमेंट को तो ऐसा समझ लिया इदारा कि कोई उनके नज़र में ही नहीं आता कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं उनके पास बहुत बड़े ग्राउंड्स होते हैं और इन ग्राउंड्स में इन टीमों को क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, तीरंदाजी है, वो सिखाए जाते हैं। इंडोर गेम्स हमारी बच्चियों के लिए वहाँ पे होते हैं। लेकिन वो जो हमारे चंद माशरे के जो नासूर हैं उन लोगों ने शॉर्टकट करके हमारे इस निज़ाम को, हमारे स्कूल के वो एनर्जेटिक बच्चों को आगे ना बढ़ने के लिए उन्होंने छोटे छोटे स्कूलों में अपने वो एकेडमिक शुरू कर रखी है, उसमें कोई ग्राउंड नहीं है। और फिर जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे वो साल में 6 महीने में एक दिन स्पोर्ट डे मना लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमने पूरे साल का हमने प्रोग्राम कर दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, वो फिर क्या कहते हैं कि KMC का या किसी और छोटे किसी ग्राउंड में मदद लेके वो सारा दिन वहीं स्पेंड करते हैं, जिससे बच्चे ना सीख सकते हैं, ना उनमें से पता चल जाता है कि हमारा बच्चा अभी निकलेगा किस तरह। इसी तरह ये जो हमारे एनर्जेटिक खिलाड़ी हैं, ख़ास करके ये जो कबड्डी वाले, जो हम आगे चल के उनको हम प्रमोट भी करना चाहते हैं और हम खेल भी चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अब उनके लिए ग्राउंड का होना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और साथ में जहाँ ऐसे मुफादपरस्त अनासर होते हैं तो वहाँ अच्छे काम करने वालों की अहमियत भी नहीं होती। सिंध गवर्नमेंट इसी सिलसिले में मेहनत कर रही है और बहुत से डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल अपॉइंट किए गए हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, वो अपने बच्चों को बताएं कि एजुकेशन में आप आगे आ जाएं, क्योंकि जब तक हमारा बच्चा ज़हनी तौर
तैयार नहीं होगा, हमारा जहनी तौर पर उसको नशोनुमा नहीं मिलेगी, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो अच्छी एजुकेशन बिल्कुल अच्छी एजुकेशन मिलती दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल गुलाम यासीन साहब मजीद भी बात करेंगे, फरहान साहब के पास आते हैं। फरहान फरीद साहब क्या कहेंगे, 7 T20 मैचेस होने 4 नेशनल स्टेडियम में, 3 कज़ाफ़ी स्टेडियम में, विकेट कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया की विकेट पर खेलना है, समझते हैं कि जो कराची और लाहौर की जो विकेटें हैं वो कम से कम ऐसी बनाई जाएं जो पाकिस्तानी बैटर्स को सूट करती हुई नज़र आए ऑस्ट्रेलियन मेयार की विकेटों पर। बिल्कुल बाउंसी विकेट होनी चाहिए और जैसे हमें जहाँ वर्ल्ड कप खेलने जाना है वहाँ उन विकेटों के यूज़ टू हो जाएं। लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपने एक सेटअप बनाना होता है, अपनी टीम बनानी होती है, अपनी बैटर्स की पोजीशन बनानी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग इस वक्त जो है वो उसी दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं जो आज से 15-20 साल पहले खेली जाती थी। हमने अपने अंदर कोई चेंजिंग लेके नहीं आए, ना हम कोचिंग के अंदर कोई चेंजिंग लेके आए, ना हम अपनी प्लानिंग में कोई चेंजिंग लेके आए, ना अपनी टीम में कोई चेंजिंग लेके आए। हमने आखिरी वर्ल्ड कप यूएई में खेला था, उसी टीम के साथ हम यहाँ पर जा रहे हैं और उस टीम की कुछ इन और आउट परफॉर्मेंस होती रही। हमने छोटी टीमों के खिलाफ सीरीज़ भी जीती हैं, लेकिन वो सीरीज़ से जीतनी है, लेकिन हमने कहाँ पर किस एटमॉस्फेयर में जीती हैं, कहाँ पर जीती हैं, वो आपने ये नहीं बताई, ये बता दिया। लेकिन सीरीज़ की बात कर रहे हैं फरहान साहब, तो हमने हॉलैंड में भी देखा कि वहाँ पर भी जो है हम हॉलैंड के खिलाफ भी थोड़ा सा फंसते हुए दिखाई दिए हमारे बैटर। फिर हम जब यहाँ पर एशिया कप T20 खेलते नज़र आए तो हांगकॉन्ग जैसी आसान टीम के खिलाफ तो हमने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे मैच में जो है बहुत टफ टाइम देती हुई नज़र आई अफगानिस्तान की टीम। फिर फाइनल में अगर हम बात करें श्रीलंकन टीम की, तो जो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये ज़रूर थी कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया के खिलाफ जो है सुपर 4 के मराइल थे उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल की थी। जी, वही सबसे बड़ी हमारी एक फतह थी जिसको हम लेके जश्न मना रहे थे। 23 अक्टूबर को हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद हमारा मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज़ से, हमारा मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से, और श्रीलंका की टीम जो है वो क्वालिफाई राउंड खेलेगी। पहले एशियन चैंपियन बनी है, पाकिस्तान को फाइनल में हराया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई डायरेक्ट नहीं कर सकी। 16 अक्टूबर से जो क्वालिफाई राउंड होंगे उसमें वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीम पहले क्वालिफाई राउंड खेलेगी फिर जाएगी। तो ये हमारी पोजीशन, हम नंबर 3 पे होके और नंबर 11 की टीम से जो है बुरी तरह शिकस्त खा के बैठे हुए हैं। हमारी ये प्लानिंग है। तो हमने इस वक्त भी कोई सबक नहीं सीखा। अभी देखिएगा ये इंग्लैंड की सीरीज़ जो है ना हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि हम उस पर कोई तजुर्बा नहीं करेंगे, हम 19 सीनियर्स खिलाड़ी के साथ जाएंगे, फिर आप 2 यंगस्टर को डाल देते हैं टीम में। आपने अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, उन्हीं टीम के साथ खेलना है, तो फिर उन्हीं लड़कों को खिलाएं, उन्हीं बैटिंग। अब बैटिंग ऑर्डर में आपने देख लिया है कि आपके अंदर मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो रिजवान को और बाबर आजम में किसी एक को चाहिए ताकि वो खुद जाके मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें, ताकि आप थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं, बॉल को कंटेन कर लेते हैं। लेकिन आपके पास जो है सिवाय पावर हिटर के आपने कोई नहीं रखा और आपने स्पिन डिपार्ट को मजबूत कर दिया है। आपके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर था शाहनवाज धानी, उसको आपने पीछे डाल दिया है। आपका पूरे 2 सीरीज में वसीम जूनियर अनफिट रहा, उसको मैच प्रैक्टिस नहीं है, आपने उसको टीम में रखा हुआ है। शाहिनशाह अफरीदी के साथ आपने क्या किया, आपने जाके उसको हॉलैंड में रगड़ा, आपने उससे पहले उसको अनफिट हुआ और उसका इलाज कराने के लिए आपने इंग्लैंड नहीं भेजा। शाहिद अफरीदी खुद शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, अब तो बोर्ड ने उसे बाकायदा तौर पर उनसे जो रिलीज़ भी मांग लिया है कि जितने भी पैसे खर्चे होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें अदा करता हुआ दिखाई देगा। गो कि लेट फैसला किया गया है, लेकिन ये पहले फैसला जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए था फरहान साहब। लेकिन हम जिस तरह स्कॉट की बात हो रही है तो इसमें नौजवान फास्ट बॉलर मीर हमज़ा की थोड़ी सी बात कर लें। अगर आप ऑलराउंडर आमिर जमाल को टीम का हिस्सा बना सकते हैं तो कराची से फास्ट बॉलर मीर हमज़ा को क्यों नहीं आप सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है तो यकीन तौर पर आपको अच्छे वैरायटी फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। T20 की जो खासियत है उसके अंदर वेरिएशन वाले बॉलर ज़्यादा कामयाब होते हैं। हमने देखा PSL के अंदर मीर हमज़ा बहुत कामयाब बॉलर साबित हुआ, कराची ने भी उसको बड़ी लेट खिलाया, लेकिन उसकी वेरिएशन सामने आई। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको वो बैट्समैन चाहिए जिनके पुल शॉट, हुक शॉट और कट शॉट अच्छे हों। तो आपके पास शर्जील खान जैसा बेहतरीन बैट्समैन मौजूद था जिसका पुल शॉट भी बड़ा अच्छा है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी भी बनाई हुई है, मतलब उसको वहाँ का खेलने का आइडिया भी है और वो पुल शॉट खेलने में माहिर है, लेकिन आपने उसको टीम से बाहर किया हुआ है। फ़खर जमान एक लड़का ऐसा था जो आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर था, लेकिन उसके कट शॉट और पुल शॉट उसके अच्छे थे, आपने उसको भी जो रिजर्व में डाल दिया है। अब रह गए आपके पास इफ्तिखार, आसिफ और खुशदिल, इनके पुल शॉट बहुत ही कमज़ोर हैं और इन लोगों से स्पिनर इनके सामने आ जाए तो इन लोगों से बैटिंग नहीं होती। अब रह जाते हैं मीडियम फास्ट बॉलर। अब हर कोई इनकी कमज़ोरी देखेगा, इनके पॉजिटिव पॉइंट पे नहीं जाएगा।
हर कोई इन पे रिसर्च करके आ रहा है। तो पाकिस्तान टीम पे बिल्कुल definitely फरहान research फरीद करके आ रहा साहब है। इस वक्त हमें जो है टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सबका इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर वजाहतुल्लाह वास्ती साहब ने, तो उनसे भी बात करते हैं। वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तानी टीम का T20 स्क्वाड के लिए ऐलान हो गया वर्ल्ड कप के लिए, कैसा देखते हैं? पहले ये बताएं कि इस T20 स्क्वाड को आप। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और जो भी आपके मेहमान ग्रामी यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट बैठे हैं उनको मेरा सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। रही बात T20 की, तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने अभी T20 बनाई है और जो मैंने चीफ सेलेक्टर साहब की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, उसमें एक चीज उन्होंने वाज़ेह बात की है कि यार हम पिछले 7-8 महीने से इस टीम को लेके चल रहे हैं, इसीलिए हमने इस टीम को बरकरार रखा है और हमारा पूरा कॉन्फिडेंस इस टीम पे है। तो ठीक है, कुछ चेंजेस इसमें हो सकती थी। लोग मतलब डिफरेंट लोग हैं, हमारी जज्बाती कौम है, लोग बातें करते हैं कि इसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। मगर चीफ सेलेक्टर और जो आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है वो एक पेज पे बैठती है और फिर वो एक नतीजे पे निकलते हैं कि यार हमने ये हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और उनको हम 1 साल से लेके चल रहे हैं और इन्हीं से हमें आगे चलना है। तो उनकी नजर में ये बेस्ट है, उन्होंने ऑलरेडी इनके साथ काम किया है, तो अब उनका कॉन्फिडेंस भी इस पे टीम पे है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे ऑलरेडी 5 से 6 प्लेयर्स ऑलरेडी बिग बैश वगैरह वहाँ पे खेलने जाते हैं, जिसमें हसनैन है ऑलरेडी, रिजवान वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया खेल चुके हैं, बाबर खेल चुका है, इफ्तिखार खेल चुका है। तो मेरा ख्याल में शुरू के जो आपके मैचेस होंगे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और जो अभी इंग्लैंड की सीरीज जो ये 7 मैचेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टीम को अपने कॉन्फिडेंस लेके इसमें पूरा एक लाइनअप बना के आपने एक टीम बनाई है। तो ये जो 7 मैचेस होंगे ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो वहाँ पे कैंपेन होगी उसके लिए बहुत जरूरी होंगे। अच्छा, बहुत ज़रूरी होंगे। जिस तरह आप कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बड़े एतमाद के साथ सेलेक्टर ने ये टीम मुंतखब की है, लेकिन इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि डर और खौफ सेलेक्टर को नज़र आया। हैदर अली की आप बात कर लें तो आप जिस तरह जिक्र करते हुए हम नज़र आए कि डर और खौफ के हमारे शायद हैदर अली को इन्होंने बैटर्स के तौर पर आजमाते हुए भी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि हम कमज़ोर टीम हॉलैंड के खिलाफ जब उसे चांस नहीं दिया गया तो फिर हमने देखा एशिया कप पे भी ज़रूरत पड़ सकती थी उनकी, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी नहीं खिलाया गया। फिर अभी इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, 7 T20 मैचेस हैं, तो समझते हैं स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर है हैदर अली, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं इन फॉर्म बैट्समैन जो है शान मसूद भी टीम का हिस्सा है। तो अब हैदर अली और शान मसूद के दरमियान टाई पड़ती हुई नज़र तो नहीं आती आपको? देखिए भाई, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा एक सेटबैक है वो फखर जमान की इंजरी है। फखर जमान नो डाउट उसने एशिया कप में रन नहीं किया, मगर इज द मैच विनर प्लेयर और उसने लास्ट टाइम प्रूफ भी कर चुका है काफी दफा, और वो इसमें अभी नी की इंजरी की वजह से वो इस टीम में नहीं है, तो फर्क जरूर पड़ेगा। मगर शान मसूद की अगर आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस पीछे देखें तो उसने भी प्रूफ किया है। डोमेस्टिक आपका एक आप लड़के जो सिलेक्ट करते हैं अपने डोमेस्टिक पे सिलेक्ट करते हैं, तो डोमेस्टिक में मैं समझता हूँ कि शान मसूद की परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ PSL में भी देख लें और अभी जो T20 टूर्नामेंट चल रहा है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस डिसेंट परफॉर्मेंस है। तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक ऐसे बैट्समैन चाहिए जो मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए, ना कि एक क्रिकेटिंग वो होती है ना कि ना एक लफ्ज होता है कि ना जाके वहाँ पे टुल्ले चलाए, मतलब ये कि एक क्रिकेटिंग प्लेयर्स आपको चाहिए जो वहाँ पे 20 ओवर पूरे खेले। ऑस्ट्रेलिया में मेन चीज ये है कि अगर आप 160, 70, 75 रन करते हैं और आपकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है आपके पास, देखें शहीनशाह इज ब्लेसिंग के वो स्पिट होके वापस आएंगे, जूनियर वसीम जूनियर आपके पास ऑलरेडी अनफिट थे, एशिया कप वो नहीं खेल सके, वो आपके स्क्वाड में दोबारा आ गए, उनकी फिटनेस का मसला था वो आ गए, उससे आपकी बॉलिंग मजबूत होगी। नसीम शाह आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपकी बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है वो काफी मजबूत है।
स्पिन में आपके पास शादाब है और आपके पास मोहम्मद नवाज है, उस्मान कादिर है हमारे पास है, तो हमारा स्पिन बॉलिंग भी डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है। जहां हम फंसते दिखाई दे रहे हैं वजाहत अल्लाह वासी साहब, वो है हमारा मिडिल ऑर्डर। तो हम मिडिल ऑर्डर पे कितना काम किया है हमने पिछले एक साल के अंदर, तो जो माहिरीन है मुबस्सिरीन है वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस पे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कोई जो है सॉल्ट प्लेयर हमारे पास अगर देखें तो सिर्फ बाबर के बाद सिर्फ इफ्तिखार अहमद ही नजर आते हैं, क्योंकि अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो आपको साउंड प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। मगर आप अगर पिछला पूरा साल उठाएं, पाकिस्तान ने जितने भी T20 खेले हैं तो ज्यादातर बाबर आजम ने और रिजवान ने ऊपर से मैच जिता दिए, नीचे ज्यादातर बैटिंग ही नहीं आई। और अगर आई अभी इस एशिया कप में थोड़ा सा आपको मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसमें कोई शक नहीं कि मिडिल ऑर्डर हमारा क्लिक नहीं कर सका। मगर आप ये नहीं कह सकते कि यार दोबारा से फेल होगा, क्योंकि ये जो अभी 7 मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड की, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस टीम में कितनी डेप्थ है और इसका मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग है। इसी वजह से शान मसूद को टीम में लाया गया है कि वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। और अभी उन्होंने T20 जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है उसमें उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, तो वो ऑलरेडी इन पे काम चल रहा है और मेरी बेस्ट विशेष यही है। क्योंकि देखिए, जब आपकी टीम बुरा करती है तो सारे उसको क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए, बिल्कुल हेल्दी क्रिटिसिज्म क्रिकेट पे जरूर होना चाहिए। मगर जब एक दफा टीम बन जाए तो फिर एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन हमें उस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी पूरी बैटिंग करनी चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस ना करे तो फिर आपको क्रिटिसिज्म बिल्कुल उस पर वाज़ेह होना चाहिए कि यार इसमें ये चीज होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। तो फिर हेल्दी क्रिटिसिज्म से ये होता है कि चीजें जो है आगे बढ़ती हैं और डिफरेंट क्रिकेटर्स जो आपके डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स है वो फिर आपकी टीम में जो परफॉर्म नहीं करता उनकी जगह वो आ सकते हैं, बिल्कुल जगह आ सकते हैं। आप समझते थे कि ये जो टीम अनाउंस हुई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, इसमें शोएब मलिक की जगह बनती दिखाई देती थी आपको? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैं आपको दे सकता हूँ, मगर जो मैंने चीफ सेलेक्टर को सुना है उसमें एक बात कही है कि हम पिछले पूरे साल से शोएब मलिक जो है हमारे लाइन अप में नहीं था। अगर वो हमारे लाइन अप में होते तो हम उनको इंग्लैंड भी लेके जाते, नीदरलैंड भी लेके जाते और एशिया कप में भी लेके जाते। तो सडनली अगर वहां पे कोई फेल हुए हैं तो हम उनको डायरेक्ट टीम में नहीं ला सकते। तो ये तो मैं आपको एक चीफ सेलेक्टर की बात बता रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको शोएब मलिक की ज्यादा बात हो रही है तो शोएब मलिक का आप रिकॉर्ड निकालें ऑस्ट्रेलिया में और उनका रिकॉर्ड आप देखें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी परफॉर्मेंसेज है। तो आप चेंज करना चाहें या ना करना चाहें वो तो डिफरेंट बात है, मगर चीफ सेलेक्टर की बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि दे आर द हेड और चीफ सिलेक्शन पूरी चीफ सिलेक्शन कमेटी जिसमें 6 रीजनल हेड कोचेज हैं, वो उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि यार हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाइए और वी डोंट नीड शोएब मलिक। बिल्कुल वजाद साहब, हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है फरहान फरीद साहब, वो भी आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। जी वजाद भाई आप भी चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। आपने जैसे कहा कि शोएब मलिक की परफॉर्मेंस चेक किए जाए तो किसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है? अगर मैं शर्जील खान की बात करूं तो शर्जील खान ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बना चुके हैं। आपने शान मसूद की बात की, शान मसूद के बारे में चीफ सेलेक्टर कह रहे थे कि ये ओपनिंग बैट्समैन है और हम इनको मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते। आज वही यू टर्न लेके इनको मिडिल ऑर्डर में लेके आ गए हैं। और फ़खर जमा की बात करें, वसीम जूनियर की बात करें, शानशाह आफरीदी की बात करें, 3 साल से हम 3 सीरीज़ में इंजर्ड होकर हम उनको ड्रेसिंग रूम में बिठा रहे हैं। आज फिर वही गलती करने जा रहे हैं। फ़खर जमान को इंजर्ड हम ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं, इस सीरीज़ में इंजर्ड उनकी टीम में रखा हुआ है। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि किसी फिट खिलाड़ी को, किसी अच्छे खिलाड़ी को इनके टीम के साथ रखा जाता? नहीं, देखिए आपकी वजह, आपकी जो बात है ना वो आपके हद तक बिल्कुल ठीक है। फखर जमान की इंजरीज है और वो मेरा ख्याल में आज इंग्लैंड चले गए हैं और अभी आपका वर्ल्ड कप में तकरीबन कोई 1.25 महीना रह गया है। तो होप फॉर दी बेस्ट कि वो फिट हो और ट्रेवलिंग रिजर्व में है तो हो सकता है वो टीम में आ सकते हैं। और जा रही बात है शान मसूद की, ठीक है, चीफ सेलेक्टर ने बिल्कुल इस चीज को कोट किया है कि यार शान मसूद जो है उन्होंने ज्यादातर परफॉर्मेंसेज जो है उनकी वनडे में ओपन में है तो हम उनको मिडिल ऑर्डर में नहीं ले सकते। अब मेरा ख्याल में शान मसूद को लेने का मकसद ही यही है कि फखर जमान अभी इंजर्ड है। तो मेरा जहां तक जो अपना मेरा ख्याल है शान मसूद को
ये ओपन खिलाएंगे रिजवान के साथ और शायद बाबर आजम को ये 3 पे लेकर आए। अच्छा, अगर वजाद साहब ये चीज़ हो जाए तो अच्छी है, क्योंकि अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें इस टीम के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमारे ओपनर्स पर जो है सवालिया निशानात उठते हुए भी दिखाई दिए हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं, और T20 क्रिकेट के अंदर जो है स्ट्राइक रेट बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। स्ट्राइक रेट जो है आप दुनिया के और बैट्समैन के देख लें और हमारे बैट्समैन के देख लें तो इसमें बिल्कुल फर्क है, मगर इसको बढ़ाया भी जा सकता है ऑन अ डे पिच पे। और अब देखें जितना क्रिटिसाइज हो गया है और जितनी बातें इस पे हो रही हैं, तो आई एम श्योर कि जो वहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है, जो कोच है और जो मेंटोर्स वगैरह हैं वो इस पे लाजमी बात करेंगे। और इससे मेरा ख्याल में इससे बेहतर स्ट्राइक रेट से आप बना सकते हैं। स्ट्राइक रेट एक तो कैरियर आपका स्ट्राइक रेट होता है, एक आपका मैच बाय मैच स्ट्राइक रेट होता है। तो अभी हमें मैच बाय मैच स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ एक अच्छा क्रिकेटर वही होता है, अच्छा बैट्समैन वही होता है जो अपने आप को हर मैच में मजीद इम्प्रूव करता रहे। और मुझे उम्मीद है कि जितना क्रिटिसाइज हुआ, जितना शोर हुआ, जितनी बातें हुई, आई एम श्योर कि जो अभी इंग्लैंड की सीरीज आएगी उसमें चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया जाके पाकिस्तान जो है वो बेहतर नतीजे। बिल्कुल वजाद साहब, बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। बाबर आजम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। बाबर आजम एज ए बैटर्स बड़ी अच्छी परफॉर्म में है, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर्स की हैसियत से भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उन पर कप्तानी पे बड़ा सवालिया निशानात उठते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने एशिया कप में मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर करवाया? देखिए ये ठीक है, 1 ओवर उनसे कराया, मगर आप बाबर को यहाँ पे भी मैं इसलिए बैक उसको करूंगा कि वो एक तो पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, तीनों शोबों में, वनडे, टेस्ट और T20 में। जब भी आप देखें, अगर उसका पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड आपका पूरा ओवरऑल निकाल के देखें कि जिस मैच में बाबर ने परफॉर्म किया है वो मैच पाकिस्तान जीता है। और ये एशिया कप में बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो देखिए हम फाइनल हम हार गए और बीच में हमें प्रॉब्लम्स हुई थोड़ी सी। तो हमारा मकसद, हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो बाबर और रिजवान के इर्द गिर्द घूमता है। जब बाबर और रिजवान ऊपर से अच्छा वो परफॉर्मेंस दे देते हैं, अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, तो जो नीचे के हमारे जो बैट्समैन है, आसिफ हो गया, खुर्शीद हो गया, इवन इफ्तिखार हो गया और यार नवाज हो गया, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो एक यूटिलिटी क्रिकेटर आपके पास है कि आप उसको दूसरे पे, तीसरे पे, नंबर 1 पे आप उसको भिजवा सकते हैं। मगर ये जो 3 प्लेयर मैंने आपको बताए हैं, इफ्तिखार हो गया, ओशदिल हो गया और ये जो आसिफ हो गया, ये 5 से 6 ओवर इनको, क्योंकि इनको तैयारी इस क्रिकेट के लिए ज्यादातर किया गया है कि फिनिशर, जो सिलेक्शन कमेटी भी यही बात करती है कि ये हमारे फिनिशर हैं। तो बिल्कुल फिनिशर हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस मैच के अंदर आप खुद इस चीज़ का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान अगर परफॉर्म करे तो टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, लेकिन जिस दिन ये दोनों परफॉर्म ना करे तो वो उस दिन जो है 130 रन भी हमें चेस करना अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी मुश्किलात पैदा करती दिखाई देती है। देखिए मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, ये तीनों प्लेयर्स जो है ये आपके मैच विनर है, इन्होंने लास्ट टाइम प्रूव भी किया है। आपको भी पता है कि दे आर गुड क्रिकेटर्स, इनके पास शॉट्स जो वैरायटी है वो कर सकते हैं, मगर इनको अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी पड़ेगी कि जब बाबर और रिजवान रन ना भी करें तो एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ आप एक मैच का, एक हर पिच का एक अलग टोटल होता है। आप विकेट पे जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार इस विकेट पे हमने इतने रन करने हैं तो हम बचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो नीचे के हमारे प्लेयर हैं इनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर बाबर और रिजवान ऊपर से रन नहीं करते तो इनको ऊपर से एक हेल्दी स्ट्राइक रेट से एक अच्छा टोटल अपने बॉलर्स को देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजें इम्प्रूव होने वाली हैं और उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये लड़के डिलीवर करें। और कोशिश हमारी है, दुआ इनके साथ है और बस यही हम कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल दुआएं कर सकते हैं, टीम परफॉर्म करे ना करे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम अपने जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टीम के बारे में यकीनन वो दुआ करते हुए ज़रूर नज़र आती है। वजादुल्लाह वासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब जिस तरह वजादुल्लाह वासी साहब कह रहे थे कि इन्हें मज़ीद मौका देना चाहिए प्लेयर्स को, कब तक हम देते रहेंगे, और आखिर में उन्होंने दुआओं का जिक्र कर दिया। पाकिस्तानी कौम तो हर वक्त अपने हीरोज़ के लिए जो है और अपनी टीम के लिए दुआएँ करती नज़र आती
आती रही? देखिए, वजाहत वासी साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं और यकीनन उन्होंने जितनी भी बातें की ये उनकी राय है और उसका हम एहतराम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, मिडिल ऑर्डर वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार जो बात कर रहे थे वो चीफ सेलेक्टर की बात कर रहे थे कि अब टीम सेलेक्ट हो गई है। भाई, इतने बड़े इवेंट के लिए आपने टीम सेलेक्ट की और टीम मेरिट में नहीं की है। टीम जो है मतलब आपका एक ग्रुप है जो बना हुआ है, आपने दोस्तियां निभाई हैं, इसमें ज़ाती मफादात को आपने सामने रखा है, कौमी मफाद को आपने से पुश डाल दिया है। अगर आप कौमी मफाद को सामने रखते हो तो इस टीम में हर चीज़ से कतई नज़र आपको सरफराज और कम से कम शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए था। अगर ये इस टीम में देखिए, जब आप कोई छोटा इवेंट खेलने जाते हैं तो आप तजुर्बे कर सकते हैं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई जो सेकंड प्लेयर है आपने उसको ले लिया, नए प्लेयर को भी ले लिया, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं जिसमें सारी टीमें एक से एक टीमें होंगी, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने, तो वहाँ तो कम से कम शोएब मलिक जैसे मतलब बैटर की ज़रूरत थी, वहाँ पे सरफराज जैसे मतलब। लेकिन शोएब मलिक के लिए ये तो चीफ सेलेक्टर खुद ही कहते नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे साल जो है, पूरे साल जो गुजरा हमने उन पर नज़रसानी ही नहीं की। तो आपने नज़रसानी, आपकी प्लानिंग सही नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग सही होती और आपका एक मार्जिन रखते, एक प्रोविज़न लेके चलते और आपकी मतलब इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि शोएब मलिक एक बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी है, उसका जो तजुर्बा है वो आपकी टीम में किसी भी खिलाड़ी को नहीं है, चाहे वो आप मतलब ये कि बाबर आजम ले लें या रिजवान ले लें। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर और रिजवान ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया है। हम तो बाबर आजम की जब भी बात करते हैं तो उनकी कैप्टनसी के रवैये की बात करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है, कितने बड़े बैटर को बड़ी मतलब कप्तान की हैसियत से फैसले करने चाहिए थे, और जहां जहां उन्होंने मतलब ये कि इंपॉर्टेंट मैचेस में फैसले किए, बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर किए उन्होंने, मतलब उनकी जितनी भी मतलब ये कि जो उन्होंने मतलब एक्शन लिया, जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो उस वक्त मतलब मेरिट में नहीं था। नवाज को लेके आना चाहिए। जब आपने एक टीम को मतलब दबा दिया था, 58 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो आपने उसी पोजीशन को लेके चलना था, उनको उसी तरह दबा रहना चाहिए था। आपने उनको सर उठाने का मौका दिया, आपने अपने बॉलर जो रिवायती थे उनको बॉलिंग दी, लिंगर ऑन हुआ मामला और वो इतना स्कोर बनाने में कामयाब रहे। स्कोर बनाने में कामयाब है। गुलाम यासीन साहब, एकेडमी से जो है कितना काम कर रही है आप लोग की कबड्डी के लिए? एकेडमी मुख्तलिफ हमारे जगहों पे काम कर रही है। मैंने अभी लास्ट में जिक्र किया कि गुजर क्लब और हमारे बाजवा क्लब जो है 18 तारीख को नुमाइशी गेम खेल रहे हैं। देखें, ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं ये अमन के सफ़ीर होते हैं, और जब ये अमन की खुशबू को लेके चलते हैं तो फिर मुल्क की खुशहाली ज़मानत बन जाती है। अभी आप देखें कि इंग्लैंड 17 साल के बाद हमारे मुल्क में आया है और गेम भी खेल रहा है। मेरे सीनियर रियाज साहब और ये इसका तज़किरा भी कर चुके हैं। ये क्या है? ये हमारे उन स्पोर्ट्स मैनों की मेहनत का लगन का नतीजा है कि आज हमारा ये मुल्क उस गंदगी से पाक हो गया है और आज हमारा माहौल इतना अच्छा हो गया है कि बाहर की टीमें खेलने आ रही हैं। यानी ये हमारा अच्छाईपन है कि हमारे यहाँ क्रिकेट के वो जो सफ़ीर हैं, जो हमारे खिलाड़ी है, वो काम कर रहे हैं और खेल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनके लिए ऐसे क्लब होने चाहिए, उनको ऐसी सहूलतें दी जानी चाहिए। कॉलेजेस में इनको चाहिए, कम से कम कॉलेजेस के लिए वो फार्मूले, वो टीओआर तो बनाए चाहिए कि भाई आप प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल बड़े बड़े बनाए हुए तो कम से कम गेम के ग्राउंड्स आबाद होने चाहिए। अब गवर्नमेंट सिंध अपने हिसाब से जो काम कर रही है वो आपके भी सामने है और दूसरे हमारे जो खिलाड़ी उनके सामने भी है। उसके वसाइल जितने भी महदूद हैं, कुछ हमारे पास कुछ काले हाथ हैं ब्लैक मिलिंग करने के लिए। कुछ सिंध गेम्स को लास्ट टाइम हमारे काम नहीं करने दे दिया गया था, उसको उन्होंने बस अपनी अना के भनट चला दिया था, जिसमें बहुत सी गेमों को और बहुत से बच्चों को निकलना था, लेकिन उन्होंने काम करने नहीं दिया। वो हमारी सिंध गेम पोस्टपोन हो गई। ये नहीं होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को बाकायदा एक डंडा उठाना चाहिए, एक ऑर्डर लेना चाहिए, नहीं जी ये गेम होनी है। क्यों नहीं होनी? अब क्या हम सबके आसरों पे रहेंगे? हमारे खिलाड़ी जो बच्चे तैयार होके बैठे हैं, जो लास्ट टाइम हमारे मुख्तलिफ गेमों के लिए स्टार्ट होके बैठे, आप वो क्या करें? बैठे रहेंगे कि हम फिर आने वाले साल में हम पंजाब से कितने साल पीछे आ गए, बलूचिस्तान जैसे सूबे से हम गेम्स के हवाले से बहुत पीछे चले गए। सिंध गेम ने क्या गुनाह किया? बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले, अच्छे बड़े हमारे क्रिकेटर हॉकी के प्लेयर भी यहाँ से निकले, फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हम गवर्नमेंट सिंध से आपके
प्रोग्राम की तरफ से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्राउंडों को आबाद करने में हमारे खिलाड़ियों को भी शफकत का हाथ बिल्कुल रखें। शफकत का हाथ रखें। सिंध गवर्नमेंट है, फरहान फरीद साहब है, जिस तरह अभी वजातुल्लाह वासी साहब से बात हो रही थी, वो भी कहते नज़र आए कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड T20 के लिए ऐलान कर रही थी चीफ सेलेक्टर, उनकी नज़र में जो है शोएब मलिक प्लानिंग जो 15 का हिस्सा नहीं थे। लेकिन फिर शान मसूद भी शायद नहीं होने चाहिए थे अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो तो 3 से 4 टूर्स के अंदर जो है उनके साथ टीम में ज़रूर रहे टेस्ट स्क्वाड के साथ, लेकिन वनडे और T20 के लिए उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था। शायद अब ये वक्त इस वजह से आ गया कि फ़खर जमान थोड़े से अनफिट हो गए और उसके साथ ही मीडिया का थोड़ा प्रेशर था शान मसूद के हवाले से, ये चीज़ें वाजे हो गई। लेकिन जिस तरह डिफेंड करते हुए नज़र आए मिडिल ऑर्डर्स के हवाले से जो है वजातुल्लाह वास्ती साहब, जो साबका चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जिस तरह बयान दिया कि ऐसे चीज़ें जो है प्लानिंग का हिस्सा होती हैं, साल भर के लिए हम उस पर नज़र रखे हुए होते हैं, कौन से प्लेयर जो है किस तरह जो है परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी कि ऑस्ट्रेलिया में शोएब मलिक का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। देखें, वजातुल्लाह वास्ती साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, ठीक है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो मुझे मार्जिन देते हुए नजर आए मोहम्मद वसीम को। उनकी बातों से ऐसा लगा कि शायद नेक्स्ट सिलेक्शन कमेटी अगर अनाउंस होगी तो कहीं ना कहीं उनको याद रखा जाए। उनकी बातों से ऐसा लगा मुझे। देखें, मोहम्मद वसीम ने यही टीम सेलेक्ट की थी वर्ल्ड कप पिछला जो यूएई में हुआ था, उसमें उन्होंने शोएब मलिक को नहीं रखा था, उन्होंने हारिस सोहेल को रखा था, उन्होंने आजम खान मोइन खान के बेटे को रखा था, उसके अंदर सरफराज को नहीं रखा था। उन्होंने 3 तब्दीलियां एंड में उस टूर्नामेंट में की गई। सर अभी भी वक्त है 15 अक्टूबर तक। वो टीम अनाउंस हो चुकी थी, जैसे वजातुल्लाह वास्ती साहब कह रहे हैं अब तो टीम अनाउंस हो चुकी है, अब इनको सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त भी टीम अनाउंस हो चुकी थी, टीम में तब्दीलियां हुई। एक सीरीज आपकी हैगी, इंग्लैंड की सीरीज हैगी, आप कोई भी लड़का अनफिट हो सकता है। जैसे आपका फ़खर जमान अनफिट है, आप अनफिट खिलाड़ी पे आप तवज्जो दे रहे हो, जो फिट खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उन पर भी जरा तवज्जो दी जाए, वहाँ भी नज़र रखी जाए जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, आपने क्रिकेट, ये पीसीबी की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीबी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उनसे बोले वो पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान से नहीं खेलें। आपने कहा कि 3 सीरीज दे दी, अगर नहीं हो तो फिर देखेंगे। आप कर क्या रही है? आप पिछला वर्ल्ड कप हार गए T20 का, आप एशिया कप हार गए, आप ये इवेंट भी आप दांव पे लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान से खेल लें, पाकिस्तान की आवाम दुआ कर रही है, स्क्रीनें लगा रही है, जश्न बना रही है, अपना टाइम दे रही है, अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ मिलकर गेट टुगेदर हो रहे हैं, मैच देख रहे हैं और आपके जज्बातों से खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यही टीम खेलेगी, चाहे परफॉर्म करे ना करे, 8 महीने से चलते आ रही है। 8 महीने से अगर चलती आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्म करे ना करे वही खेलते रहेंगे। वो सेटअप का हिस्सा नहीं थे, अगर परफॉर्म कर भी रहे हैं तो वो सेटअप का हिस्सा नहीं थे। ये क्या बात हुई? आपने कराची को बिल्कुल थल्ले लगा दिया है, आपकी स्कूटी के नाम से आपने कराची के सारे क्लब को खत्म कर दिया है। आपका कल मैंने प्रोग्राम देखा, मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ शहजाद मोइन साहब, आपने कराची की आवाज बन के सामने आए। आपने बताया कल आपके साबिका वाइस चेयरमैन कराची KCCA के जमील अहमद साहब ने बहुत जबरदस्त बात बोली है कि आपने कराची के साथ एक सुतेला सलूक किया है। आपने कराची के 70 क्लबों में से आपने 60 क्लबों को बोगस करार दे दिया गया है और एक ही सेंटर के आपने 25 क्लबों को वोटिंग राइट दे दिया है। ये क्या बात हुई? आप क्या करना क्या चाह रहे हैं कराची के साथ? कराची में अभी टीम आ रही है, 4 T20 मैच है, कराची की कोई एसोसिएशन नहीं है, इंतजाम कौन करेगा? पीसीबी हर काम में खुद ही आगे आना चाहिए। बिल्कुल, हर काम में खुद ही नज़र आ रही है। पीसीबी यकीनन कराची वालों के लिए कराची के काम होते ज़रूर दिखाई देने चाहिए। इस वक्त अजान का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते तो मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी फरहान फरीद साहब से कि क्रिकेटर्स के हवाले से और ख़ासकर मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से बात हो रही थी, उसके अलावा कराची में जो स्क्वाडनी का अमल इस वक्त जारी है उस हवाले से बात हो रही थी। तो फरहान साहब क्या कहेंगे, जिस तरह आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि इस टीम के अंदर शोएब मलिक की परमानेंट जगह बनती हुई नज़र आती थी T20 वर्ल्ड कप में, अगर आपने प्लान का हिस्सा ज़रूर बनाया था हैदर अली को तो उसे आपने चांस ज़रूर नहीं दिया, क्योंकि अगर हॉलैंड की सीरीज़ आप देख लें तो वहाँ उसे बैटर्स के तौर पर चांस नहीं मिला। फिर एशिया कप में जहां पर तकरीबन तमाम ही मैचेस में सिवाय एक मैच के फ़खर जमान जो है फ्लॉप होते दिखाई दिए, वहां पर उन्हें चांस नहीं मिला। तो अब समझते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है T20, इसमें हैदर अली को भरपूर मौका मिलता दिखाई देगा। जी शहजाद, मुझे ऐसा लग रहा है ये माइंड सेट जो है ना, इन्होंने अपने दिमाग में कर लिया है कि ये 14 लड़के हैं यही खेलेंगे।
हैदर अली के लिए अगर आपने चांस पैदा करना था तो सबसे अच्छा चांस था, आप जब नेदरलैंड गए थे वहाँ 3 ओडीआई थे, रियाज भाई भी वहाँ मौजूद थे, रॉटरडैम में कवरेज कर रहे थे वहाँ पर। तो रियाज भाई ने मुझे खुद बताया कि वहाँ पर सबसे बेहतरीन मौका था चेक करने का, क्योंकि वहाँ पर उनकी पूरी टीम भी नहीं खेली थी, नेदरलैंड की उस वक्त पूरी टीम नहीं खेली थी, और 2 वनडे ऐसे खेले थे कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से जीता है वो। तो हैदर अली का वहाँ पर, हैदर अली ने अपनी डेब्यू में 50 बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर, और 6 दफ़ा वो मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, और आखिरी 3 T20 में 55, 64 और 45 रन बना चुके हैं। आपको ये खतरा हो सकता है कि हैदर अली स्कोर कर लेगा तो यहाँ हम दूसरे जो हमारे हैं उनको कहाँ चांस देंगे, क्या करेंगे। और शाहनवाज धानी के साथ आपने इंतहाई ज्यादती की है। शाहनवाज धानी जब यूए के अंदर कमेंटेटर बोले थे, वाकई में एक ऐसा एग्रेशन वाला बॉलर नजर आ रहा है जो इंडियन बैट्समैन बैटर जो थे विराट कोहली को, KR राहुल को बड़ा परेशान किया हुआ था उन्होंने। तो नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में एक वर्ल्ड कप के अंदर हमें एक अच्छा बॉलर नजर आएगा। उसके बाद अचानक ही जो है वो एक मैच के लिए वो इंजर्ड हुए, वो गायब हो गए। इसी तरह आपने बात की सरफराज अहमद की, शोएब मलिक की, तो बिग बैश के अंदर शोएब मलिक 6 साल से खेल रहे हैं और बिग बैश में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के तो मैं कहता हूँ बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया में अदरवाइज हमारे खिलाड़ी कोई भी नहीं चल वहाँ पर होता, लेकिन T20 में हमें देखा जाए तो उन लड़कों की ज़रूरत है जो T20 के अंदर स्पेशलिस्ट हैं। तो आपने स्क्रूटी की बात की, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि कल आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो मैं चाहता हूं कि पीसीबी को थोड़ा सा नजरसानी करना चाहिए। आपने अपील रख दी है और मैच फीस रख दी है 45 से 50 हज़ार रुपए। कोई समर लीग खेलना चाहता है, एक क्लब, रियाज भाई आज के दौर में एक क्लब के लिए 5,000 रुपए निकालना एक मैच के लिए नामुमकिन हो चुका है। आज के दौर में अगर हम ये सोचें कि एक मैच खेलने के लिए जाएंगे, और वो मैच भी हमें कहां पर देते हैं, मैच देते हैं हम किसी टर्फ विकेट पे सैटरडे संडे को नहीं देते, वर्किंग डे में देते हैं। वहां से हम अपनी ऑफिस की छुट्टी करके आए, प्रोफेशनल लड़के नहीं है क्लब के अंदर, स्कूल कॉलेज में बच्चे छुट्टी करके आए और 5,000 रुपए दें, यानी कि अगर पूरे मैच खेलने, अगर आपने 1 या 2 मैच नहीं खेले तो हो सकता है आपकी स्कूटी कैंसिल कर दिया जाए। ये ब्लैक मेलिंग की जा रही है कराची में और अपील कर रही है 10,000 रुपए अपील दें। मतलब ये आप पीसीबी को इतने पैसे मिले, रमीज राजा 22 दिन के स्टे पे रहते हैं बर्मिंघम के अंदर पीसीबी के खर्चे पे, और क्लब उठाए अपना खर्चा खुद, क्लब प्रोवाइड करता है लड़के, क्लब लड़के दे आपको, और आप क्लब के पैसों से क्या करना चाह रहे हैं। क्लबों को चाहिए आपको इमदाद करें, कुछ पैसा दें। इजाज फारूकी साहब ने पूरे आल सिंध टूर्नामेंट करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कच्चे के ऊपर कराया, अच्छे ग्राउंड्स पे कराया, सिंध की टीमें, कराची की टीमें खेली है। एक प्राइवेट इदारा जब ये काम कर सकता है तो आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आपको चाहिए क्लब को सहूलत दे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पीसीबी ये जो बोर्ड बैठा हुआ है ना, इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे लग रहा है ये बोर्ड भी जाएगा, ये मैनेजमेंट भी जाएगी, ये सिलेक्टर भी जाएंगे, और इनमें से बहुत से खिलाड़ी होंगे वो भी जाएंगे, और कप्तान को भी अपनी जगह बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, कप्तान को भी जगह बचानी बहुत मुश्किल होती दिखाई देगी। रियाज साहब क्या कहेंगे फरीद साहब के जवाब पे, क्योंकि बाबर आजम के कप्तानी पे तो बड़े सवालियात निशानात हैं। देखें, फरहान फरीद साहब ने जो बात की है ना, ये आवाज़ है आम लोगों की आवाज़ है, और इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। लेकिन मसला ये है कि हम तो मतलब बचपन से ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं वो उसी तरह से चल रही हैं, और ये लोग इतने मजबूत होते हैं कि इनका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये उसी तरह से चलते रहे। इससे पहले भी हमने बड़ी शिकस्तें खाई हैं, हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, फुटबॉल में देख लें, 2-2 मतलब फेडरेशनें काम कर रही हैं, फिर उस पर पाबंदी लग जाती है। मुख्तलिफ और खेलों की फेडरेशन देख लें, हम ये कहते हैं नहीं यार इनको ऐसा होना चाहिए और ये हो जाएगा, लेकिन वो लोग अपनी जगह उसी तरह से बरकरार रहते हैं या फिर वो पाबंदी लगवा लेते हैं। तो क्रिकेट में भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होना तो यही चाहिए कि जब आपकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क ना हो, जो इंटरनेशनल मेयार है उसके मुताबिक ना हो, जिस टूर्नामेंट को आप खेलने जा रहे हैं उसको आप मतलब कि जीतने की पोजीशन में होते हुए ना जीत सकें और उसके बावजूद भी आप बरकरार रहें, तो ये तो हमारा एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। और जितने भी बड़े लोग हैं वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो कभी भी मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनको वो सपोर्ट नहीं करते। अब आप ये देखें कि सबके सामने है, हमने अभी आज़म मोइन खान के बेटे आज़म खान की बात की, मैं ये समझता हूँ कि रिश्तेदारी जो है उसको हमें मतलब ये कि दोष नहीं देना चाहिए। अगर किसी का बेटा कोई अच्छा क्रिकेटर है या कोई अच्छा प्लेयर है किसी भी शोबे में तो उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आज़म खान जो विकेट कीपर थे, अच्छे खासे बैट्समैन भी, PSL में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ठीक ठाक ही जा रही थी, लेकिन आपने एक तरफ तो सरफराज अहमद को नहीं लिया और दूसरी तरफ उनका कहीं नाम ही नहीं है, जबकि वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते रहे और वर्ल्ड कप की टीम में उसका नाम था और वो उससे वो बाहर हो गए। तो ये जो एक ऐसी चीज़ है ना, ये हमेशा से चलती चले। लेकिन यहाँ आप तो आपके जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने तो भरपूर सपोर्ट का इजहार कर दिया मोहम्मद हारिस के साथ। देखें वो तो अब जब ये असल में ये 4-5 खिलाड़ी हैं, 3-4 खिलाड़ी हैं टीम के और सिलेक्टर्स हैं, ये इनका एक ग्रुप
ऑटोमेटिकली बन जाता है। जब 2-3 प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो उनका एक ग्रुप हो जाता है, वो डोमिनेट करते हैं और उनमें के साथ जो है सिलेक्टर्स मिल जाते हैं। इसलिए कि देखें लड़के जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, सिलेक्टर्स को भी उनके रहमो करम पे रहना पड़ता है, इसलिए सिलेक्टर जो हैं वो उनकी बात मानते हैं। इसलिए कि जो खिलाड़ी या कप्तान ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है वही मतलब ये कि एक हीरो होता है और डोमिनेट कर रहा होता है, वही सारी अपनी चीज़ें मनवा रहा होता है। लेकिन देखना ये होता है कि जो खिलाड़ी मतलब टीम के सीनियर खिलाड़ी अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर तो वो सही बात कर रहे हैं, मेरिट पे कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो मेरिट के खिलाफ बात कर रहे हैं जिस तरह के आजकल हो रहा है और टीम जिस तरह सिलेक्ट की गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत बात है। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो अपने रिजवान हो या टीम का कोई और खिलाड़ी हो, अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ाती मफादात को आगे रख रहा है, कौमी मफाद को पीछे रख रहा है। तो जब इस तरह की बदनीयती होती है, देखें ये सब हमारे सामने का मुशाहिदा है, सब इस बात की गवाही देंगे कि किसी भी काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें नेक नियति जो है वो एक बेसिक शर्त होती है। अगर आपकी उसमें नेक नियति नहीं है तो अगर बदनीयति शामिल है तो फिर आप बड़े से बड़ी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आप जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपने वर्ल्ड कप में देखा कि हसन अली ने जब तक कैच छोड़ा था हम हारे नहीं थे, लेकिन आप ये देखें कोई ना कोई तो ऐसी खामी होगी कि जो मतलब 3 गेंदें हमसे गलत हो गई और हम इस लालच में गेंद कराते रहे शॉर्ट पिचेस के शायद वो बैट्समैन जो है वो कैच आउट दे देगा। भाई वो पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ी है, वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, वो आपको क्यों कैच आउट दे देगा। उसने 3 छक्के मारे बाहर और वो मैच जीत के निकल गए। तो मैं समझता हूं कि आप जब नेक नियति के साथ किसी चीज़ में शामिल होंगे तो उसकी मतलब कदर कीमत होती है और वो चीज़ आपको पे करती है। लेकिन अगर आपकी बदनीयती शामिल होगी तो वो कभी भी कामयाब होती हुई नज़र नहीं आएगी। गुलाम यासीन साहब, जिस तरह कबड्डी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं तो मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा है कि मुख्तलिफ जो है वर्कशॉप इनेकाद करें आप लोग? या बिस्मिल्लाह रहीम, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम हम बहुत से शहरों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में हम ये कबड्डी के प्रोग्राम बनवाएं। साथ साथ सिर्फ कबड्डी को नहीं, हम तीरंदाजी को भी हम कोशिश कर रहे हैं साथ, और जो गेम हैं उनके लिए भी हम कह रहे हैं कि है क्या कि गेम जब तक हमारे उस बच्चे को, स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस का पता नहीं चलेगा वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और कुछ हमारे अपने वसाइल महदूद हैं, गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट कर नहीं रही, लेकिन फिर भी हम हमारी एसोसिएशन जो एफिलेटेड है सिंध बोर्ड के साथ। अच्छा, एफिलेटेड की बात हो रही है तो कबड्डी की कोई और एसोसिएशन भी काम कर रही है? नहीं जी, एक ही है, हमारी कोई पैरेलल बॉडी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन ये बॉडी है और सिंध ओलंपिक के साथ भी एफिलेटेड है और अच्छा मतलब उनका भी रेस्पॉन्स हमारे साथ अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म हम कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में जो है सैलाब ज़दगान के हवाले से जो है इमदाद का सिलसिला जारी है, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सिवाय 1 से 2 शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर स्पोर्ट्स के हलकों में नुमाया वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दीगर जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं, एसोसिएशन हैं, वो इस जो है सैलाब ज़दगान के साथ अपने भाइयों के साथ नज़र नहीं आ रही। क्या वजूहात हैं ये? नहीं, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, साथी हैं, वो अपने अपने हलके में सैलाब ज़दगान की मदद करें क्योंकि वो ख़ुद इफ़ेक्टिव हुए हैं, वो उसी गांव से, उसी शहर से वाबस्ता हैं और उन्हीं इलाकों में वो ख़ुद मुतासिर हुए हैं और अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। मैंने भी अभी हाल ही में मैं लास्ट टाइम हाला, भिटशा, सईदाबाद वहाँ पे गांव पे लोगों गया था, भिरिया गया है, वो नौशेर फिरोज तक गया हूँ। अभी इस संडे को प्रोग्राम था लेकिन कुछ हमारी डोनेशन रुक गई थी, मतलब कलेक्शन रुक गई थी। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है तो उसमें हम लोग उन गरीबों की, उन भाइयों की जो अपने कपड़े, अपने सामान छोड़ के बचाव बंद पे बैठे हुए, उनके लिए हम कर रहे हैं। हमारा कोई भी स्पोर्ट्समैन फारिग होके नहीं बैठा, वो दिन रात काम कर रहा है। स्पोर्ट्समैन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। जो स्पोर्ट्स की फाउंडेशनें बनी हुई हैं वो नज़र नहीं आ रही। कर रही हैं, फाउंडेशन भी अपने हिसाब से बिल्कुल काम कर रही है, मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है। कराची के भी आप देखें, सुजानी है
या दूसरे कोरंगी औरंगी के साइड है, वहाँ पे भी फाउंडेशन काम कर रही है अंदरून सिंध में बाकायदगी से। जो उनसे हो रहा है बिल्कुल, अब जो देखो हो रहा है यार, उनसे वो काम करते हुए हाँ, अपने ये तो बड़ी भाइयों के फाउंडेशन साथ है, लेकिन मौजूद बिल्कुल करें। हैं। फरहान साहब, आखिर में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, कैसा देखते हैं इस सीरीज़ को? समझते हैं पाकिस्तान इस सीरीज़ में बआसानी अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगा? जी, मैं नहीं समझता, ये बहुत मुश्किल सीरीज़ होगी क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ इस वक्त चैंपियन साइडों में से एक साइड है और T20 के बड़े पावर हिटर जो कि PSL में भी हमने देखा, विनीस स्कॉट देखा, बटलर को देखा और दूसरे खिलाड़ी उनके जो है सारी बिग बैश में भी खेलते हैं, PSL में भी खेलते हैं और IPL में भी खेलते हैं, तो उनकी एक टीम पॉजिटिव क्रिकेट खेलने आती है। वो जो क्रिकेट का जेन्युइन फार्मूला है ना कि 6 ओवर के अंदर 70 से 80 रन बनाने, उसके बाद आखिर के जो बीच के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर आपने 70 से 80 रन बनाने, फिर आखिर के ओवर में आपने 50 से 60 रन बनाने, वो एक T20 के प्लानिंग के तहत से खेलते हैं। उनकी क्रिकेट में पॉजिटिव थिंकिंग नजर आती है। तो आपको बड़ी अच्छी सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तान को होम ग्राउंड और होम क्राउड का शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी, शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर कोई अपसेट होता है, कोई सेटबैक होता है पाकिस्तान, तो आपको वही नजर आएगा जो पिछली दफा चेंजिंग नजर आई थी टीम के अंदर, कोई ना कोई खिलाड़ी अनफिट होगा और फिर 1-2 खिलाड़ी इसके अंदर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए चेंजिंग जरूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कम है इस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में। आखिर में फरहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने खुलकर बातें की खासकर पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से, और जिस तरह फरहान साहब ने और रियाज साहब और यासीन साहब ने कहा कि अच्छी बात है कि 17 साल के बाद जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और इस सीरीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है बहुत अच्छे अंदाज में सीरीज़ को खेल सकती है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड ऐलान हुआ है, अगर वो खिलाड़ी इसमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में वर्ल्ड कप T20 खेला जाएगा तो वहाँ पर जो है ये अपने मुल्क को, पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा वर्ल्ड कप T20 का देने के लिए देते हुए नज़र आएंगे। प्रोग्राम का अब अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।